टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज अब धक्के से चल रही है। सीएम योगी की पीआरवी 112 सुभाष चौराहे पर धक्का लगा रहे हैं पुलिसकर्मी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार की 112 योजना की, जो इन दिनों धक्के के सहारे चल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिविल लाइन के सुभाष चौराहे की ये तस्वीर है, जहां पर मौजूद 112 के पीआरवी वाहन स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसे पुलिस के जवान कहीं जाने से पहले धक्का दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के घटना को त्वरित निदान करवाने के लिए पीआरवी 112 गाड़ी चलाया है। 112 की आकस्मिक घटना होने पर पहुंच सके और इस घटना का या किसी भी घटना का समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन 112 का हाल ये है कि 112 धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे में अगर धक्का देकर 112 स्टार्ट करना पड़ेगा तो शायद घटना होने के बाद समय पर 112 नहीं पहुंच सकेगी और घटना को अंजाम देने वाले मौके से भागने में कामयाब हो जाएंगे। ये नज़ारा है सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का। नगरी प्रयागराज आर्थिक तंगी की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम रुक जाता है। लड़की की शादी हो या फिर अस्पताल का खर्च उठाना हो, गरीब तबके के लिए कठिनाई भरा काम होता है। ऐसे में बेसहाराओं की मदद करने के लिए इंडियन बैंक के कर्मचारी मदन जी उपाध्याय ने नेकी की गुल्लक की शुरुआत करके सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं। वे बैंक ऑफिस में अपने काउंटर के सामने नेकी का गुल्लक नाम का बॉक्स रखा है, जिसमें लोग पैसे डालकर दान करते हैं। गरीबों की मदद करता है नेकी का गुल्लक। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर मदन जी उपाध्याय का, आइए सुनाते हैं आपको। करीब लगभग 5 साल पहले हमारे एक रिटायर्ड स्टाफ के परिवार में थोड़ा कुछ तंगी आई, तो हम लोगों ने आपस में कुछ पैसा इकट्ठा करके उस परिवार की मदद किया। फिर उसके बाद ये मन में विचार आया कि ऐसा कुछ स्थायी रूप से व्यवस्था की जाए कि अगर ऐसी कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए तो उनकी मदद कर सकें। तो इसी को विचार में रखते हुए हमने शाखा के अंदर नेकी को गुल्लक स्थापित कराया और उसमें अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से आग्रह किया कि इसमें प्रति माह कुछ पैसा आप लोग डाल दें। तो ये धीरे धीरे ये सिलसिला चला और फिर हम लोग इसको आज तक चलाते रहे। हमारा इसका उद्देश्य ये रहा नेकी गुल्लक स्थापित करने का कि हम उन तमाम लोगों की मदद कर सकें जो आर्थिक तंगी में रहते हैं, जिनको पैसे की एकाएक आवश्यकता पड़ के व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और वो यदि हमारे पास संपर्क करते हैं तो हम मतलब कि बाहरी लोगों के लिए भी है कि एक्चुअली ये किसी के लिए डिफाइन नहीं है। कोई भी इसकी जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे बैंक से संबंधित हो, नहीं हो, बाहर का हो, वो हमसे सीधे संपर्क करता है या किसी के मार्फत संपर्क करता है, तो हम उसके पास से जाते हैं, पात्रता की जांच अवश्य करते हैं कि हाँ वास्तव में पात्र है कि नहीं है, वास्तव में उसको ज़रूरत है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि उसको ज़रूरत है तो जो उपलब्ध धनराशि होती है उसकी मदद करते हैं। हमारे गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा होता है वो जनता द्वारा भी दिया हुआ है, कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा दिया हुआ है, तो उसका उपयोग हम एक्सीडेंटल केसेज में, चिकित्सा खर्चे में, बच्चों की पढ़ाई के केसेज में, यदि कोई शादी विवाह के लिए कहता है तो उसके लिए, अगर जो हमसे जिस उद्देश्य मांगता है और वो लगता है कि हाँ ये ज़रूरत पूरी करनी चाहिए तो हम करते हैं। जहाँ तक हमको याद आता है, कभी हम लोगों ने ऐसा काउंट किया नहीं, लिखा नहीं, लगभग 70-80 आदमी इससे अब तक लाभान्वित हो चुके होंगे। मेरा ये प्रयास है कि ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। मदन जी उपाध्याय रहें नहीं रहें, लेकिन ये एक श्रृंखला बननी चाहिए और हमारे बाद तमाम हमारे लोग हैं जो इसको चलाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि समाज में हमारा जो जन्म हुआ है धरती पर, मात्र अपने लिए जीने के लिए नहीं हुआ है, समाज के लिए भी हमें कुछ करना है। तो इसी दृष्टिकोण से हमारे साथी इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो भगवान ने हमको सफलता दी, आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा नाम मदन जी उपाध्याय है, मैं इंडियन बैंक में विशेष सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। वो हुआ था 2018 में, और जिसके कारण हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो घर में पैसों का भी बहुत दिक्कत था। तो यहाँ पे मैं अक्सर आया करता हूँ, मेरा अकाउंट है यहाँ पे मैं पैसा वैसा निकालने आता हूँ। तो मैंने एक दिन देखा कि नेकी का गुल्लक यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने स्टाफ से पूछा कि भैया ये किस लिए है, तो स्टाफ ने बताया कि भैया ये इस चीज़ के लिए है। तो मैंने उनसे जानकारी ली, लेने के बाद उसके बाद मुझे जब ये चीज़ याद आया कि हाँ यहाँ पे नेकी का गुल्लक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे सहायता की जाती है, तो यहाँ पे मैंने अपने भाई को भेजा। हॉस्पिटल में था फिर भी मैंने उनको भेजा, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि यहाँ की मतलब मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने फिर भी भेजा उनको। यहाँ पे आके भाई ने हमारे स्टाफ से पूछा और हमारे भैया जी से मिले, उन्होंने बताया कि हाँ ये क्या दिक्कत है क्या नहीं है। वो आए हॉस्पिटल में हमें देखने, हॉस्पिटल में देखने के बाद उसके बाद उन्होंने हमें मदद की। और फिलहाल मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। नेकी का गुल्लक हर गली हर मोहल्ले में हो, कि जिससे कोई भी
गरीब परिवार परेशान ना हो। मेरा नाम छोटू कुमार। नगरी प्रयागराज जहाँ सर्व ब्राह्मण महिला संगठन के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर मनीषा द्विवेदी शामिल हुई। तो वहीं संगठन की अध्यक्ष राजलक्ष्मी शुक्ला ने बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हम लोग ने आज के दिन बेड़ा उठाया है और उनकी पूरी तरह से पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं इस मौके पर कई कार्यक्रम भी कराए गए जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर ब्राह्मण समाज की कई महिलाएं उपस्थित रहीं। आज हम लोगों ने ये सर्व ब्राह्मण महिला संगठन हम लोगों ने आज के दिन स्थापित किया था और ये आज स्थापना दिवस है। और इसमें पहले तो ये था ना, ब्राह्मण लोग अलग अलग होते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, पर हमने कहा नहीं, ब्राह्मण हम लोग सब ऋषि मुनि की संतानें हैं और हम लोग सबको एकत्र करेंगे। और जब हमने सब ब्राह्मणों से बात की तो लोग बहुत खुश हुए और देख रहे हैं आप सब लोग खुश हैं और सर्व ब्राह्मण हैं इसमें। आज के दिन क्या कार्यक्रम? आज के दिन ये कार्यक्रम हुआ है कि जो हमारे एक तो हमने 2 निर्धन बच्चों को हम लोगों की तरफ से पढ़ाने के लिए संकल्प लिया है कि वो बच्चे जितना भी पढ़ेंगे हम लोग पढ़ाएंगे। और जो बच्चे हमारे यहाँ होनहार बच्चे हैं जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि आउटस्टैंडिंग या जिन बच्चों ने टॉप किया है, तो उन बच्चों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट और मेडल पहना के प्रोत्साहित किया है उन बच्चों को। मेरा नाम राजलक्ष्मी शुक्ला है, मैं सर्व ब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्षा हूँ। बहुत अच्छा संगठन है, एक बड़ी अच्छी ये पहल है जिससे कि होनहार बच्चों की बड़ी मदद होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे सब लोग मिल के, इसके सदस्य बड़े होनहार हैं, सब लोग मिल के इसको आगे ले चलेंगे और इससे बड़ी मदद मिलेगी ब्राह्मण समाज को। हम प्रोफेसर मनीषा द्विवेदी मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के हेड हैं। संगठन का यहाँ पर ब्राह्मण समाज की स्थापना दिवस है, आप आई, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है आपका। यहाँ पर सब लोग हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से हंसते बोलते हैं, खेलते हैं, अच्छा लगता है हमको बहुत। हमारा संगठन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग, हाँ बहुत अच्छा है, सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हमारी राजलक्ष्मी बहुत धनी व्यक्तित्व है, उनका हर चीज़ में, हर क्षेत्र में वो प्रवीण है। गाना है, नाचना है, बोलना है और बहुत ही अच्छी है और उन्होंने सबको बहुत ही संगठित किया है, बहुत अच्छी तरह से। परिचय आपका? सरला अवस्थी। नगरी प्रयागराज में अमृत महोत्सव के तहत आज सिविल लाइन के सुभाष चौराहे के पास स्थित शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने देशभक्ति बैंड पुलिस प्रशासन के द्वारा बजाया गया। इसी प्रकार से भक्ति धुनों पर बैंड शहर के विभिन्न चौराहों पर लगी शहीदों के मूर्तियों के पास बजाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को इनके व्यक्तित्व और कार्यों के विषय में जानकारी मिल सके। इलाहाबाद पुलिस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया है। बैंड मास्टर राजेंद्र तिवारी बैंड पार्टी के साथ आज शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास देशभक्ति बैंड बजाया और शहीदों के गुणगान किए। महोत्सव मनाया जा रहा है और ये जहाँ पे शहीद स्थल है, जहाँ शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, शहीद स्थल है, वहाँ पर बैंड बजाए प्रदर्शन हो रहा है। राजेंद्र तिवारी बैंड मास्टर। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता व मीडिया प्रभारी सैयद अस्करी ने अब बजट को लेकर जहां बीजेपी को घेरा है और साथ ही कुंभ के दिए गए बजट को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भी किस तरह से कुंभ में घपला हुआ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। बजट का जहाँ तक देखा जाए तो बजट तो हवाई है और इससे पहले भी बजट इनका आया था। तो धरातल पे काम हो तब तो समझ में आया कि बजट का जो पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक कुंभ मेले की बात है तो कुंभ मेला भी गुजरा है कुछ साल पहले। अभी आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे किस तरीके का काम हुआ, किस तरह बंदर बांट हुई है, किस तरह लूट हुई है। तो इनके सरकार में जो है सिर्फ लूटने के लिए जो है सारी व्यवस्थाएँ। पेंशन भी 500 से बढ़ा के 1000 रुपये करी गई है। पेंशन अगर इन्होंने बढ़ाया है, पेंशन तो ज़रूरी थी, इसलिए कि बहुत से लोग जो है उसके लिए परेशान थे, पेंशन के लिए मांग कर रहे थे। अगर इनका ये कदम है तो ये अच्छा कदम है और लेकिन वास्तव में लोगों को पेंशन मिले, उन तक उनका हक पहुँचे। बीच में
बजट में कुछ नहीं है। बजट तो ये ज़बरदस्ती का जो है इन्होंने इतना उसको दिखाया है, शोबाजी की है, और उसमें बजट में कुछ नहीं है, ना धरातल में कोई काम होगा। सड़कें आज जो जिस तरीके से जर्जर हालत में हैं, सड़कों का कोई काम नहीं हुआ, बस वो हवाई बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार ने बजट पेश किया है, उसके बाद अब उनकी घोषणा को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। बजट जिस तरह से आया है उस पर अब विपक्ष बजट को खोखला बता रहा है और कहा कि सरकार विज्ञापन के सहारे चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं। ये सरकार विज्ञापन के सहारे चल रही है और हेडिंग लाइन बना रही है। इस तरह की घोषणाएं ये सरकार पिछले शासनकाल में भी कर चुकी है, लेकिन किसी चीज़ को ज़मीन पे लागू नहीं किया। ये घोषणा इस तरह की ये करते हैं, लेकिन ये लागू करते हैं। आज भी बेरोज़गारी की दर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी है। आज उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं वो बहुत बिगड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। हर शहर में तमाम हत्याएं हो रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। फिर राजनीतिक विरोधियों के नाम पर उनके दरवाजे पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, लेकिन आम आदमियों को वो कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। बेरोज़गार दर दर भटक रहा है अपनी नौकरी के लिए, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने में लगी हुई है सरकार। आज भारत के 135 करोड़ लोग मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, और फ्रांस का 7 करोड़ आदमी राफेल बना रहा है। भारत को जिस दिशा में सरकार ले जा रही है वो भारत के और हम सब के लिए बहुत बहुत दुखद है। बजट फेक बजट है, और इस बजट पे कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इन्होंने कहा था सरकार से चुनाव के पहले कहा था कि हम जो है बिजली का दर आधा कर देंगे, लेकिन आज उनके पास सरकार आने के बाद बिजली की दर आधा नहीं कर पाए हैं। बेरोज़गार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही थी, बेरोज़गार नौजवान भत्ता नहीं दे पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, बहादुरगंज जीटी रोड, शिवाजी पार्क, ऊंचा मंडी के पास बिजली का पोल पूरी तरीके से एक तरफ झुक गया है और नीचे खोखला हो चुका है। कभी भी ये गिर सकता है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जबकि पुराने शहर का सबसे ये व्यस्त इलाका है और यहाँ से हज़ारों लोग डेली आते जाते हैं। यहाँ पर किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। वहीं कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने कई बार नगर निगम से इस खंभे को हटाने की मांग करी और शिकायत भी करी, जिसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कांग्रेस नेता का कहना है कि इसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। यहाँ पे जो है कई महीनों से ये खंभा पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में हो गया और गिरने की कगार पे है, और नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कई मरतबा मैंने नगर निगम से शिकायत की इसके लेकर। अभिलाषा मेयर से भी मैंने कहा और नगर आयुक्त से भी कहा और तमाम बिजली विभाग के नगर निगम के बिजली विभाग से भी कहा, लेकिन ये कोई भी आया नहीं अभी तक निकालने के लिए। और आंधी भी आ रही है, बारिश भी हो रहा, कभी भी ये गिर जाएगा। तो जीटी रोड जो कि शहर का अति व्यस्तम इलाका है, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक बनी रहती है। अगर कुछ हो जाएगा इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ी घटना होने वाली है अगर नगर निगम इसको नहीं हटाता तत्काल, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इसके जिम्मेदार यहाँ का नगर निगम प्रशासन होगा और पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार होगा। हम चाहते हैं कि तत्काल इसको हटाया जाए। प्रयागराज, जहाँ नवला खरवार गैंग के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया। पुलिस ने अब तक गैंग के जुड़े 31 सदस्यों को जेल भेज चुकी है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक शहर के आसपास नवला खरवार गैंग सक्रिय है और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस अब इस गैंग को निस्त नाबूद करने में जुटी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक नवला खरवार गैंग मूलतः बिहार, औरंगाबाद, रोहतस, कैमूर और भोजपुर जिलों से ताल्लुक़ रखता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से नवला गैंग के उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, चुनार और प्रयागराज, फाफामऊ तक फैले हुए हैं लोग। धीरे धीरे इस गैंग प्रतापगढ़ और रानीगंज, लालगंज होते हुए रायबरेली और बाराबंकी जिलों में अपने पैर पसार रहे हैं। हाल ही में कुछ लोग महीने में गैंग के 31 सदस्यों को अब तक जेल भेजा जा चुका है और पुलिस लगातार अब नवला गैंग के लोगों को निस्त नाबूद करने में जुट गई है और उत्तर प्रदेश से इनको खदेड़ने में लगी हुई है। क्या कुछ कहना है एसपी सौरभ दीक्षित का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, माह मई में एक नवला खरवार गैंग के कुछ सदस्य पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे थरवई हत्याकांड में।
उसी क्रम में जो स्थानीय पुलिस की टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशंस करती रहती हैं और रात में हमारी एक्टिविटी बनी रहती है रेलवे स्टेशनों के पास में और जो भी सुनसान इलाके हैं उनके पास में, कि किसी भी प्रकार का ऐसा गैंग जो कि नबला खरवार से संबंधित है या उससे ताल्लुकात रखता है वो पुनः यहाँ पर एक्टिव ना हो। इसी प्रकार से सर्च ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे जिससे कि इस प्रकार के गिरोह जो प्रयागराज में फिर से एक्टिवेट ना होने पाए। अब तक कितने लोग पकड़े जाएंगे? आज के पहले इसमें कुल 31 लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां योगी सरकार ने 2022 का पहला बजट पेश किया है, ऐसे में सरकार ने लोगों को सौगात दी है। कुंभ में 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, साथ ही छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का वादा किया। तो जहां नौकरी की भी बात बजट में की गई है और साथ ही सरकार ने वृद्धा पेंशन में भी 500 से बढ़ाकर 1000 किया। वहीं कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने कहा ये आम लोगों के लिए नहीं है बजट और इस बजट को डब्बा बताया है। क्या कुछ कहा है इरशाद उल्ला कांग्रेस नेता ने, आइए सुनाते हैं आपको। ये हम आपको बता दें कि ये जो आया है बजट, ये पूरी तरीके से बजट फेल है। ये एक डब्बा है, डब्बे के अंदर जब निकालेंगे हाथ डालेंगे कुछ नहीं मिलेगा, खोखला है ये। इनके वादे हैं, सिर्फ वादों का क्या कहना। ये वादे करते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं, इनके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। आज पूरे देश के अंदर, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर कोई नहीं, बेरोजगारी पर कोई नहीं, और नौजवानों के लिए और खास तौर से जो है जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, जो खोंचे वाले हैं, ठेले वाले, ठेलिया वाले हैं और जो क्या बोलते हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, उनके लिए कोई इसके अंदर बजट के अंदर नहीं है। ये बजट पूरी तरीके से फेल है। मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बेकार और डब्बा बजट है। आँखों के लाल होने के पीछे कई कारण होते हैं, ऐसे में आमतौर पर आँखों का लाल होने के पीछे क्या कारण होता है, क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर राम मिलन का, आइए सुनाते हैं आपको। आज का विषय कि रेड आई क्या होती है, तो सबसे पहले हम उसके कारण में जाएंगे। व्हाट आर द काजेज ऑफ रेड आई। अब रेड आई को बेहतर होगा कि हम 2 भागों में क्लासीफाई कर लें। क्यों वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेड आई ज़रूरी नहीं कि आँख में कोई ऐसी बहुत सीरियस बीमारी है उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी रेड आई है तो इसका मतलब उसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली जो कॉमन काजेज हैं, नॉर्मल जो रेड आई हम कह सकते हैं कि जो अपने आप भी कुछ दिन में या थोड़ा मेडिकेशन लेने के बाद ठीक हो जाती हैं, तो उनमें जैसे कि एलर्जिक काजेज हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, पॉलन ग्रेन, डस्ट, इन सब की वजह से, धूल, इन सब की वजह से आँखें लाल हो सकती हैं। तो ये माइल्ड से मॉडरेट या कभी कभी सीवियर फॉर्म में भी जा सकता है। दूसरा, कोई भी इन्फ्लेमेशन आई में होगा तो उसकी वजह से आँख लाल होगी। जैसे कि अगर हम लिड की बात करें तो लिड मार्जिन का इन्फ्लेमेशन, जिसे हम ब्लेफराइटिस कहते हैं, ब्लेफराइटिस के केस में भी आँख का लाल होना स्वाभाविक है। तीसरी जो सबसे कॉमन काज है वो है कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन। वो भी एलर्जिक हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। इसी तरह से कार्निया का इन्फ्लेमेशन होगा जिसको हम केरेटाइटिस कहते हैं, तो उसमें भी आँखों का लाल होना स्वाभाविक है। अधिक अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी आँखें लाल होती हैं, एक्सेसिव या लगातार अल्कोहल लेने से, स्मोकिंग, और महत्वपूर्ण कारण है जैसे कि इंजरी, आँख में कोई चोट लग गई, वो किसी भी प्रकार की इंजरी हो, पेनेट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, ब्लंट इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आँखें लाल हो सकती हैं। मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एडीजी जोन कार्यालय में एडीजी जोन ने जनता दरबार लगाया और जनता की सुनवाई की, साथ ही लोगों की समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और तत्काल मामले का निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बता दें, एडीजी जोन ने कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्या का समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
संगम नगरी प्रयागराज में जेल प्रशासन ने जेल में बंद कैदियों के लिए नई पहल करी है। अब अपनी ज़िंदगी जेल में रहकर कैदी सुधार सकेंगे। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनके पास पर्याप्त पैसे होंगे जिससे वो किसी अच्छे कार्य में लग सकें। नैनी जेल प्रशासन के द्वारा अब यहाँ कारीगर विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बना रहे हैं और अपनी कलाओं के माध्यम से अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जेल के अंदर ही से कैदियों द्वारा कुर्सी, मेज़, अलमारी व विभिन्न तरह के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं जिनको प्रदर्शनी में लगाकर जेल प्रशासन द्वारा बेचा जाएगा, जिससे जेल में बंद आर्थिक स्थिति भी कैदियों की सुधरेगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जेल में बंद महेंद्र निषाद का, आइए सुनाते हैं आपको। हुआ है, आप लोग सामान बनाते हैं, किस तरीके से आप लोग का फ़ायदा होगा या क्या जेल प्रशासन की नीति है, किस तरीके से समझते हैं? सर एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोगों को आगे बढ़ाने का उन लोगों ने सर जेल प्रशासन ने सोचा है। जो हम सर काम थोड़ा बहुत रहता था, अब हमें ज़्यादा काम मिलेगा। इससे सर हर प्रकार का अब हमें काम मिलेगा, तो इससे हमें आगे की तरफ और बढ़ेंगे ही। आप लोग को किस तरीके से फ़ायदा होगा या जेल प्रशासन को क्या? सर जेल प्रशासन से जो काम होगा सर हमें उससे बेचिस मिलेगा सर, उससे हमारी फ़ायदा होगा भी सर। नाम बताइए। नाम हमारा महेश कुमार निषाद है। नगरी प्रयागराज में गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के स्वयं सेवकों ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया और यहां टीम लीडर नेहा केसरी नेतृत्व में कार्यक्रम संयोजक नीलम शुक्ला, मृणाली मिश्रा, रुशाली मिश्रा, सुमन बाला, दुर्गेश नंदिनी, सविता सिंह, किरण सिंह, अन्नपूर्णा मिश्रा, शगुन सिंह ने गंगा स्नान कर रहे लोगों में पुराने कपड़े, माला, फूल, मूर्ति आदि पॉलीथीन को गंगा में न डालने के लिए लोगों को जागरूक किया। संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे का नज़ारा है, जहां पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर यातायात विभाग और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टोचन वैन से उठाया और साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया, जहां इनका चालान किया गया। जहां एक तरफ लाउड स्पीकर और सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखी जा रही, उसके बावजूद लोग मानने का नाम नहीं ले रहे। सड़कों पर नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। उसी को लेकर नगर निगम ने और यातायात पुलिस ने किया चालान। कौशाम्बी के तैयबपुर स्टेट के नाम से विख्यात जमींदार के वारिसान हुसैन अब्बास मोहम्मद अब्बास की ओर से माँ फिरोज़ा खातून के इसाले सवाब को करेली में आयोजित मजलिस चहल्लुम में दिल्ली से पधारे मौलाना जाफ़र रिजवी ने माँ की अज़मत और बच्चों से उल्फत के साथ एक माँ की ज़िंदगी के किरदार होता है, इस पर विस्तार से तज़किरा किया। वहीं मजलिस में बढ़ चढ़ कर लोगों ने, अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया और तज़किरे को सुना। संगम नगरी प्रयागराज में जहां योगी सरकार का बड़ा फैसला आया, अब यूपी में महिलाओं से शाम 7 बजे सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है। ऐसे में योगी सरकार के फैसले को लेकर जब जनता से बात की गई तो क्या कुछ इस पर महिलाओं का कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। महिलाओं से उनके कार्य क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक अब काम नहीं लिया जा सकेगा। सरकार का ये फैसला ज़रूर हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्वागत योग्य है और हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक समाज सेवी होने के नाते मैं ये सवाल रखना चाहूँगी आप सभी के बीच कि सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारे देश की महिलाएं अपनी मर्जी से काम करने के लिए या हमारे देश की महिलाएं काम करने के लिए सुरक्षित ही नहीं है। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल प्रयागराज से। यूपी में महिलाओं से अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास जागा है, उनको एक सम्मान बढ़ा है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नारायण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके इस फैसले से हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी महाराज जी को हम सब महिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद को देती हैं, बहुत बहुत प्रणाम उनको करती हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया महिलाओं के लिए कि शाम को 6 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती। इससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा। एक सबसे बड़ी बात है जो घर परिवार में महिलाएं बच्चों के साथ रह सकेंगी, रात में पूरा समय दे। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों विधानसभा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जहां राजनीति पर बहस होते होते नोकझोंक हो गई थी
और जिस पर अखिलेश यादव ने जमकर केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा था और कहा था, क्या तुम अपने पिताजी के घर से पैसा लाके कार्य कराते हो, राशन बांटते हो। इस पर अब क्या कहना है जनता का, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं। पहले आपने सरकारी की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी क्या बात है। मैं यही कहूँगा, दोनों पक्षों को अपने हिसाब से उस चीज, सदन में एक मंदिर है जो कि वहाँ पर इस तरीके से आपत्तिजनक बात नहीं करनी चाहिए थी, एक दूसरे को उछाल नहीं करना चाहिए। जो भी जिसको बातें हैं वो अपने हिसाब से इस तरह से करना चाहिए था। वहाँ पर ऐसी तरीके से एक दूसरे को बात नहीं करनी चाहिए था। और जो ये बातें करे हैं ये जनता के सुनती है तो बाहर एक आक्रोशित होती है, इससे झगड़ा दंगा होने के मतलब चांसेस होते हैं। परिचय, मैं संदीप केसरवानी। देखिए, सदन एक बहुत एस्टीम्ड जगह है जहाँ की मर्यादा को हमेशा बना के रखना चाहिए। और दोनों ही व्यक्तियों ने जिस तरीके से व्यवहार किया है एक दूसरे से, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमेशा इस सदन में देश हित और देश तरक्की की बात होनी चाहिए। परिचय बता दें। उस्मान हुसैन, विधानसभा प्रमुख। सदन में जो झड़प हुआ है उससे मुझे ये लगता है कि जब नेता ही आपस में लड़ेंगे तो जनता कैसे रहेगी। जनता बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इन लोग क्या देना चाहते हैं, क्या सूचना देना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। महंगाई और भत्ते पे जो है काम करें, ये लोग आपस में लड़ेंगे तो क्या काम करेंगे। परिचय, अली अहमद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मोदी सरकार अपने 8 साल पूरे करने जा रही है, ऐसे में किस तरह से सरकार की उपलब्धियां इन 8 सालों में रही है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर प्रयागराज की जनता का कि 8 साल पूरे होने पर उन्होंने मोदी सरकार के क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अरे मैं इस तरह देखता हूँ कि 8 साल तो पूरे हो गए, सिर्फ रोड दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। बनने और बिगड़ने में कुछ नहीं। और महंगाई इस चरम पे एकदम सीमा पे है। हर चीज़, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है। खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं लोगों को। और बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से है। क्या नाम है आप? अली अहमद। ये 8 साल भारत के 60 साल के बराबर हैं। आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, हर तरफ जीडीपी की ग्रोथ देखें, चाहे राजमार्गों, नेशनल हाईवेज का आंकड़ा देखें, हर तरफ देखेंगे एक अभूतपूर्व विकास यात्रा हमने 8 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की है। परिचय बता दें। मैं बाली शंकर त्रिपाठी। मैं अच्छी छवि से देख रहा हूँ मोदी सरकार को, जो कि मोदी सरकार एक अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे चला रहे हैं। और महंगाई बढ़ती भले ही जा रही है, लेकिन इससे पीछे भी एक बहुत सी बातें हैं कि आतंकवाद कम हो रहा है और गुंडे बदमाश भी अपने स्तर में हैं। और जो कि वो उनकी वजह से हम लोग जो है व्यापारी हैं और व्यापार अच्छे से कर रहे हैं। आज ये हालात अच्छे हैं कि कोई बदमाश का आगे नहीं आ रहा है और कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो मोदी सरकार को की वजह से हम लोग कोई भी एक फोन करते हैं तो प्रशासन अपने स्तर में एकदम टाइट हो जाती है और एक्शन तुरंत लेती है। परिचय, मैं संदीप केसरवानी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।